वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल आय पढ़ाई। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जिसका नाम है ELSS, जो कि एक काफ़ी फेमस और काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में आई गेस आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करती है, प्लस उसके साथ साथ आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमाने में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, कुछ इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी ये काफ़ी एक डिटेल्ड टॉपिक है जिसके बारे में आप ऑब्वियसली चाहें तो इंटरनेट पे काफ़ी कुछ पढ़ सकते हैं, बट इस लेक्चर में मैं सिर्फ उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा जिनके बारे में बेसिक नॉलेज आपको ELSS के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। तो ELSS की बेसिकली अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो वो है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो बेसिकली ये एक तरह का एक ऐसी सेविंग स्कीम है जो कि मार्केट के साथ लिंक्ड है, तो ये इक्विटी लिंक्ड है। तो इसके अंदर आपको जो भी रिटर्न्स रहते हैं, चाहे आपका वो इंक्रीमेंट हो रहा है, चाहे वो कुछ आपके अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है या वो बिल्कुल सेम रहती है, वो इसलिए है क्योंकि ये मार्केट के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। तो इसके अंदर आप जितना भी आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली एक तरह से मार्केट में ही लगता है। तो डिपेंडिंग अपॉन उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर एक रिटर्न देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली एक तरह की म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, जो कि जिस पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि आप उस पर टैक्स, आप उसकी वजह से टैक्स सेव कर सकते हैं और ऑब्वियसली आप उस पर एक अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको जो भी लोग टैक्सेस भरते हैं उनको पता होगा कि सेक्शन 80C के अंडर जो भी उनकी एक टैक्सेबल इनकम रहती है और जो भी उन्होंने बेसिकली एक साल में अर्न किया होता है, तो अगर उनकी कुछ भी टैक्सेबल इनकम बन रही है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 उस टैक्सेबल इनकम में से डिक्रीज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि अगर वो सेक्शन 80C के अंडर जो जो अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके काफ़ी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे आपकी टैक्स सेविंग FDs होती हैं, आपका PPF अकाउंट रहता है, या फिर आपका NPS है, LICs हैं। तो आप इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करके ये 1.5 लाख की जो अमाउंट का रिबेट है आप सेक्शन 80C के अंडर वो आप ले सकते हैं। तो जो ELSS फंड्स हैं वो भी बेसिकली सेक्शन 80C के अंडर आपके कवर होते हैं। तो आपका जो 1.5 लाख का जो भी आपको रिटर्न लेना रहता है, जो कि मोस्टली सब लेते ही हैं, तो वो आप ELSS के थ्रू भी आप वो ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें जो कि इसका एक काफ़ी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो जितने भी हमारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं सेक्शन 80C के अंडर, उनका जो एक लॉक इन पीरियड रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है जनरली। लाइक से अगर हम टैक्स सेविंग FDs की बात करें तो उसका जो लॉक इन पीरियड है वो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल है। अगर आप PPF की बात करें तो उसका जो एक लॉक इन पीरियड है वो 15 साल है। तो ऐसे मतलब काफ़ी ज़्यादा रहता है लॉक इन पीरियड जो भी आपके टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट अगर हम ELSS की बात करें तो उसका जो लॉक इन पीरियड है दैट इज़ ओनली 3 ईयर्स, जो कि बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आपको इस कैटेगरी में मिलते हैं उनमें सबसे कम है। तो लॉक इन पीरियड का यही फ़ायदा है ऑब्वियसली कि आपने जितना भी आपने पैसे अपने इस फंड्स में या फिर ELSS में आपने इन्वेस्ट किए हैं तो आप 3 साल के बाद आप उसे पूरा का पूरा आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे अगर आप टैक्स सेविंग FD की बात करें तो उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है, तो 5 साल तक आप ऑब्वियसली उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बेसिकली इनकम जो भी आपने इस टैक्स सेविंग ELSS के थ्रू अगर आपने कुछ भी इनकम आपने अर्न की है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर काउंट होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में जिसको नहीं पता, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज दे देता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या रहता है कि अगर आपकी कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर आप 1 लाख से ऊपर आपको कुछ इनकम आपको उसमें जनरेट हुई है, तो आपको 10% आपका जो टैक्स है वो आपको गवर्नमेंट को देना रहेगा। तो अगर आप सपोज़ कीजिए कि आपने ELSS में आपने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख की जो आपकी अमाउंट है आपने वो इन्वेस्ट की है, और अगर आपको उस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज़्यादा उस 1.5 लाख के ऊपर अगर आपको रिटर्न मिली है, तो ही आपको सिर्फ 10% आपका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। वरना आपकी जो रिटर्न है वो मोस्ट प्रॉब्ली 1 लाख से कम ही रहेगी। तो
उसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपको सपोज़ करो आपने 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया और आपका 80,000 का या 70,000 का आपको उस पर इनकम रहा, तो उस पर आपका जो भी इनकम है उस पर आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना। तो ELSS को हम बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जो कि पार्शियली टैक्सेबल है या फिर काइंड ऑफ टैक्स फ्री ही है, क्योंकि एक साल में जनरली आप कह सकते हैं कि 1.5 लाख के ऊपर 1 लाख का इनकम गेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। वैसा ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केट के साथ लिंक्ड है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हम इसे एक तरह से पार्शियली टैक्सेबल या फिर अगर सही मायने में अगर इसे माने तो ये एक तरह से टैक्स फ्री आपका इंस्ट्रूमेंट है। आई होप आपको ये वाले सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब भी हम ELSS की बात करते हैं तो इसके हमें बेसिकली देखा जाए तो दो बेनिफिट्स रहते हैं। एक बेनिफिट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको टैक्स डिडक्शन में आपको हेल्प करता है। सेकंड जो इसका एक अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प करता है। इस पॉइंट को हम एक अच्छे तरीके से और समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू। तो ELSS बेसिकली एक ऐसा फंड है जो जिसके अंदर एक पोटेंशियल है। इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे वर्ड है पोटेंशियल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको हमेशा गारंटी ही करेगा कि आपको अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। ऑब्वियसली ये मार्केट के साथ लिंक्ड है, तो आपको पता होगा कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल है कि आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है जो कि आपके इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। और ये वाले पॉइंट को हम इसलिए यहाँ पे मेंशन कर पा रहे हैं क्योंकि अगर हम इसका पास डेटा निकालें तो उसका अंदर जो हम रिटर्न एक देख सकते हैं एवरेज ELSS फंड्स के अंदर, वो काफ़ी अच्छी रही है जो कि इन्फ्लेशन को बीट कर रही है। अब इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, आपकी जो महंगाई है उसका अगर हम डेटा निकालें जो कि आपको मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, तो इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 या 7% के आसपास का रहता है हर साल का। तो मतलब जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर उस पर आपको अगर हम उस पॉइंट को निकालें तो आपको 6 या 7% का आप अगर उस पर आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल भी रहा है तो वो एक तरह से कुछ आपको फ़ायदेमंद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 6-7% का अगर आपको रिटर्न मिल भी रहा है तो उतना ही आपका हर साल महंगाई भी बढ़ जाती है। तो सपोज़ कीजिए अगर आपने 1 लाख अमाउंट है वो आपने किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया और 6% के हिसाब से अगर हम निकालें तो उसकी जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं कि 1,06,000 बन जाएगी एक साल के अंदर। तो अगर आप सेम चीज़ पिछले साल 1 लाख में ख़रीद पा रहे थे तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप सेम चीज़ अगले साल 1,06,000 में ख़रीद पाएंगे। तो जितना भी आपने बेसिकली गेन किया है उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू 6 या 7% का, वो महंगाई ऑलमोस्ट उसको बैलेंस कर देती है। तो देखा जाए तो बाकी जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें आपको कुछ भी रिटर्न मिल रही है तो 6 या 7% के आसपास, तो उसमें कुछ आपको ग्रोथ नहीं है, वो सिर्फ आप एक तरह से उसके थ्रू एक टैक्स सेव कर पा रहे हैं और कुछ नहीं। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ELSS फंड्स के बारे में वो ये है कि ELSS में आप चाहें तो आप लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 1.5 लाख का 1.5 लाख एक साथ किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में। सेकेंड आपके पास जो एक ऑप्शन है वो ये है कि आप ELSS फंड्स के अंदर SIPS के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIPS में बेसिकली क्या है, SIPS में आप मंथली बेसिस पे आपका जो भी आप जिस अमाउंट के साथ कंफर्टेबल हैं अब वो आप ELSS फंड्स में डाल सकते हैं, चाहे वो 5,000 है 10,000 है, कम से कम आई गेस आप 500 या 100 रुपये के आसपास भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। तो ये एक इसका काफ़ी बेसिक और काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद पॉइंट है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और SIPS में इन्वेस्ट करने का एक और आपको मेन बेनिफिट वो ये मिलेगा कि मार्केट के जितने भी उतार चढ़ाव हैं वो SIPS की वजह से, लाइक आप मंथली अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो जो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं वो उसको काफ़ी हद तक बैलेंस कर देता है। तो इसकी वजह से अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो भी आप SIPS के थ्रू अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफ़ी सेफ रहेंगे। ये बेसिकली एक डेटा है जो आपको महंगाई के बारे में बताएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइक अगर हम आज से 6-7 साल पहले की बात करें तो जो आपका इन्फ्लेशन था वो काफ़ी हाई था, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास पहुंच गया था। बट ओवर लाइक लास्ट 5 या 6 साल में अगर हम देखें तो ये 4 या 5% के आसपास मोस्टली रहा है। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये अगेन 6% के आसपास है। तो अगर आप किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं
जिसका रिटर्न आपको 6 या 7% मिलता है, जैसे मोस्टली हम एफडीज़ में देखते हैं। तो उसमें बस आप अपना पैसा डाल रहे हैं ताकि वो जितना इन्फ्लेशन में इंक्रीज़ है उतना ही आपको उसमें इंक्रीज़ मिल जाए। तो एज सच आपके कुछ वहाँ पे ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। आई होप ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर हम ईएलएसएस जो फंड्स हैं उनके बारे में बात करें पास डेटा के बेसिस पे, तो हम देख सकते हैं कि ईएलएसएस फंड्स में जो हमारे रिटर्न है पिछले 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली, ईएलएसएस फंड्स जो जितने भी फंड्स हैं उन सब की एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो वो जो ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास रही है। तो अगर हम इसी बेसिस पे कैलकुलेट करें तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, अगर आपने 1.5 लाख किसी फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्ट किया था पिछले 5 साल पहले, तो वो आज ऑलमोस्ट यू कैन से आप कह सकते हैं कि 6 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 3 लाख हो चुकी होगी। तो 6 साल के अंदर अंदर आपका वो जो भी पैसा है जो भी आपने इन्वेस्ट किया था वो आपका डबल हो जाएगा अगर आपने किसी भी अच्छे ईएलएसएस फंड्स में आपने इन्वेस्ट किया होता। ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे फंड्स हैं जिनकी जो रिटर्न रही है वो 12% से काफ़ी ज़्यादा रही है, बट अगेन कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिनकी जो रिटर्न है वो 12% से कम रही है। तो एक एवरेज लगा के चलें तो 12% के आसपास की आपको रिटर्न ईएलएसएस फंड्स में, अच्छे फंड्स में आपको देखने को आराम से मिल जाती है। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि ईएलएसएस जो फंड्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड से लाइक डिफरेंट होते हैं या कुछ दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। तो इसका आंसर है नो। बेसिकली जो ईएलएसएस फंड्स हैं वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स ही हैं जिसका आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। वो बेनिफिट क्या है कि आपको एक तो उसमें टैक्स आप उसमें आप ऑब्वियसली अपना सेव कर सकते हैं, प्लस मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स रहते हैं वो ओपन एंडेड फंड्स रहते हैं जिससे आप मतलब कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। बट ईएलएसएस फंड्स के अंदर एक लॉक इन पीरियड रहता है जिसमें आप ऑब्वियसली उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते, जो कि 3 साल का है। तो अगेन ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इसकी डिटेल है जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब ईएलएसएस फंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो जिनको थोड़ा सा भी आइडिया है म्यूचुअल फंड्स का उनको डेफिनेटली पता होगा कि जो भी ये फंड्स होते हैं ये अलग अलग जो हमारे बैंक्स हैं या कुछ कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़, वो ये फंड्स बनाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, तो काफ़ी अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उसमें ये फंड्स का जितना भी पैसा है वो इन्वेस्ट किया जाता है और ये काफ़ी मतलब डाइवर्सिफाई करके इन पैसे को लगाया जाता है कुछ अच्छी कंपनीज़ में जहाँ पे आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिलती है, कुछ ऐसी कंपनीज़ में जहाँ पे आपको शॉर्ट पीरियड में काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से अच्छे सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये पैसा लगाया जाता है। तो इससे आपको ये बेनिफिट रहता है कि आपका जो पैसा है वो एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड वे में मार्केट में लगा होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ही कंपनी में सारा का सारा पैसा लगा दिया है जिसके बारे में आपको ऑब्वियसली कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कल को उसके बारे में कल को उस कंपनी का क्या होगा, राइट। तो वो काफ़ी ऊपर भी जा सकते हैं, काफ़ी नीचे भी जा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप डाइवर्सिफाई करके ही अपना आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ईएलएसएस ऑब्वियसली उस चीज़ को बहुत अच्छे से केटर करता है, राइट। अब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन आ जाता है कि ईएलएसएस फंड्स को अगर हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स लिए के बीच में कंपेयर करें जो कि हम सेक्शन 80C में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल पीपीएफ है, ईपीएफ है, एलआईसीज़ हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम है, या फिर आपका एनसीएस है, या फिर आपके यूलिप प्लान्स हैं जो आप बैंक्स में आप देखते हैं, या फिर आपकी सबसे सेफ़ इंस्ट्रूमेंट अगर हम माने तो एफडीज़ हैं जिसका लॉक इन पीरियड 5 साल रहता है। तो इन सब में से ईएलएसएस फंड को हम कहाँ पे रेट कर सकते हैं? तो ये सब मेरे मायने में अगर आप माने तो ये सिर्फ आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऑब्वियसली बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आप एफडीज़ में इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा बट एक फ़िक्स्ड इनकम मिलेगी। आप चाहें तो ऑब्वियसली पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे रेट्स थोड़े से वेरी करते हैं बट स्टिल एफडीज़ के कंपैरेटिव आपको एक बेटर रिटर्न देखने को मिल जाता है। बट अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क उठा सकते हैं तो आपको ज़रूर ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये ऑब्वियसली मैं इसी बात पे कह पा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो रिटर्न रही है पिछले 5 या 10 सालों में, आप ऑब्वियसली डेटा आप खुद उठा के देख सकते हैं इंटरनेट से।
तो वो रिटर्न काफ़ी अच्छी रही है, 12 से 13% के आसपास की रिटर्न आपको आराम से मिल जाती है। तो बेटर यही है कि ऑब्वियसली अगर आप किसी भी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्फ्लेशन को दिमाग में रखते हुए आप एक ऐसी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे आपको टैक्स भी आपको बच रहा है एंड ऑब्वियसली आपको एक अच्छी रिटर्न भी देखने को मिल रही है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही था ELSS फंड्स के बारे में। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। आई होप आपको जो भी ELSS फंड्स के बारे में थोड़ी सी भी डाउट्स वगैरह थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे।